सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। नमस्कार। रेणु जी, पर्व उत्सव त्योहारों का मौसम चल रहा है और ये जो पर्व होते हैं, त्योहार होते हैं, हमारे जीवन में नवीनता लाते हैं और इसीलिए हम मनाते हैं। जैसे कल हमने जन्माष्टमी का पर्व मनाया और आज दही हांडी उत्सव मना रहे हैं। देखो मंजू, ऐसा है ना कि कल क्या मनाया, अब आधी रात को जब जन्म हुआ तो अभी तो छठी तक यही कार्यक्रम चलेगा और धूम धड़ाका चलता रहेगा। उत्सव है। अब जब कल आ गए हैं तो फिर तो देखो उनकी लीलाएं तो अपरंपार है ना। तो लेकिन भगवान जल्दी बड़े हो जाते हैं। तो कल रात को जन्म हुआ और आज इस लायक हो गए हैं कि ऊपर चढ़ के दही हांडी फोड़ें और थोड़ा सा मस्ती करें, थोड़ा सा चुहलबाजी हो। तो यही उनका संदेश है, कृष्ण का संदेश है कि हम क्या करते हैं कि जीवन में कार्य तो हमें करना पड़ता है, लेकिन उसका बहुत तनाव ले लेते हैं या बहुत बर्डन ले लेते हैं और उसके बाद में होता क्या है कि हम बहुत जल्दी थक जाते हैं। लेकिन भाई एक बात तो है कि अगर हम अपनी सखियों की उत्सुकता जो है उसको थोड़ा सा कम करना चाहें तो ये बता दें कि आज हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि कहीं ठहर तो नहीं गई जिंदगी। है ना? अगर ठहर गई है तो थोड़ा सा अपना मूल्यांकन करें कि किस वजह से ठहरी हुई लग रही है जिंदगी, थोड़ा सा प्रयास करके उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। और अगर स्वास्थ्य के बारे में कुछ लग रहा है तो देख लें कि सलाद की क्या अहमियत है हमारे भोजन में। और करियर की बात है, आज खास दिन है तो ग्रामीण प्रबंधन पर हम चर्चा करेंगे। है ना? और इसके अलावा सखी विशेष के अंतर्गत एथलीट शैली सिंह के बारे में भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे, जिन्होंने अभी अभी एक मेडल जीता है। तो और ऐसा नहीं है, हमारी सखियां और हमारी बेटियां जो हैं बहुत कर रही हैं। पैरा जो ओलंपिक हो रहा है उसमें भी हमारी 2 बेटियों ने किया, उस पर हमने चर्चा भी की कल। तो कहीं ना कहीं एक कुछ अलग ही उत्सव तो है ही। ये खेलों का भी उत्सव है और वहीं त्योहारों का भी उत्सव है। बिल्कुल। तो दही हांडी की जो बात चल रही है ना, इसमें भी जो तुमने कहा ना कि अचानक से ये बड़े हो गए और लीलाएं कर रहे हैं, तो हमारी जो जिंदगी जो ठहर जाती है उसमें ये सब खिलवाड़ बहुत जरूरी है ना। बिल्कुल। कृष्ण का पूरा जीवन हमें यही संदेश देता है कि जीवन को एक बोझ की तरह ना जिए, बल्कि ये जो छोटी छोटी बातें होती है, छोटी छोटी शरारतें होती है, ये करके जीवन को थोड़ा सा हल्का फुल्का बनाए। अगर जीवन को आपने हल्का फुल्का बनाया तो जीवन की राहें बड़ी आसान हो जाती है। इसलिए ऐसी चुहलबाजी होती रहनी चाहिए। अब जहां तक कृष्ण की लीला की बात है कि वो गोपियों के घर में जाते थे, दही हांडी फोड़ते थे और मक्खन और दही और सब खा जाते थे, तो हम ये भी सोच सकते हैं कि भाई उनके घर में कोई कमी थी क्या दही और मक्खन की। लेकिन फिर भी वो ये शरारतें करते थे ताकि जीवन में हल्कापन थोड़ा बना रहे, थोड़ी मौज मस्ती बनी रहे और जीवन की राहें आसान हो जाए। और उन्हीं सब लीलाओं को याद करते हुए अभी भी हम प्रचलित है ये दही हांडी का उत्सव। और जैसा कि आप तो अब जबकि सोशल मीडिया और बहुत सारे ऐसे संसाधन हो गए हैं कि हम जगह जगह ये देख लेते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में खास तौर से दही हांडी का जो उत्सव है वो मनाया जाता है और इसमें घेरे बनाए जाते हैं। लड़के, अब तो लड़कियां भी इसमें शिरकत करने लगी और घेरे बनाकर कई एक एक मंजिल करके 5-6 मंजिल तक मानव पिरामिड बनाया जाता है, एक के ऊपर एक चढ़ते हैं और सबसे ऊपर जहां पर वो हांडी बांधी होती है उसे फोड़ते हैं और उसमें से दही और मक्खन निकाल करके खाते हैं। और ये जो युवा वर्ग जो वहां पर आते हैं ये इस खेल के लिए, इन्हें गोविंदा कहा जाता है। जी हाँ, गोविंदा कहा जाता है। और जो ऊपर गोविंदा कान्हा चढ़ते हैं वो सिर्फ खुद नहीं खाते बल्कि खूब बिखेर देते हैं चारों तरफ। और कहीं ना कहीं चारों तरफ से जहाँ की गलियों में और हर जगह हर मोहल्ले में इसका आयोजन किया जाता है। और एक खास अलग अलग जो टोलियां निकलती हैं उनका एक खास वस्त्र होता है, उसमें उनका नाम लिखा होता है, कन्हैया बने होते हैं, मटकी बनी होती है, पीले पीले वस्त्र अधिकतर देखने में आते हैं। और उसके साथ साथ जो घर से हैं वो हमारी जो बहनें हैं और घर में लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं उनके संग छेड़छाड़ करती हैं और खूब तेज पानी की और रंगों की फुहार छोड़ती हैं ताकि कन्हैया जो है सबसे ऊपर न चढ़ पाए। यानी कि उनके अवरोध का भी पूरा बंदोबस्त रहता है। कुल मिला के ये जो पूरा माहौल होता है बड़ा एक मस्ती भरा माहौल हो जाता है और सब लोग बड़े आनंदित होते हैं, खुश होते हैं और इस दृश्य का पूरा आनंद लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि एक हांडी टूट जाती है तो उसके बाद मामला खत्म हो जाता है, बल्कि दूसरी हांडी तैयार रहती है। दोस्तों आपको बता दें, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा, मेरे लिए भी बड़े आश्चर्य की बात थी। और
और बार-बार उसको एक पुल्ली पर करके उसको नीचे उतारा जाता है और फिर दूसरी हांडी तैयार करके ऊपर चढ़ा दी जाती है, ताकि दूसरी टोली जो आए तो उन्हें भी पूरी तैयार मिले हांडी, और उसमें पूरा मजा लूटेंगे उसका। हाँ, तो चलिए अब बातों से मजा तो हमने लूट लिया, लेकिन गाने के माध्यम से भी पूरा दृश्य हमारी आंखों के सामने घूम जाएगा। तो सुन लेते हैं ये गाना। बड़ी नटखट है फौज, कहीं आई जो मौज, नहीं बचने का कोई भी ताल। काला गोविंदा आला रे आला, जरा मंडी संभाल बिजवाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मंडी संभाल बिजवाला। झूम के ये टोली, वो कैसे निकली है झूम के ये टोली। आज खेलेगी दूध से ये होली, आज खेलेगी दूध से ये होली। भीगे कितना भी अंग ठंडी हो ना उमंग, भीगे कितना भी अंग ठंडी हो ना उमंग। पड़े इनसे किसी का न पाला पाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मंडी संभाल बिजवाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मंडी संभाल बिजवाला। अरे 1 2 और 3 4 संग 5 6 7 है ग्वाला। अरे 1 2 और 3 4 संग 5 6 7 है ग्वाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मंडी संभाल बिजवाला। अरे 1 2 और 3 4 संग 5 6 7 है ग्वाला। अरे 1 2 और 3 4 संग 5 6 7 है ग्वाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मंडी संभाल बिजवाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मंडी संभाल बिजवाला।
तो रेणु जी मजा आया ना? भाई देखो मंजू, ऐसा ना मजा तो इसलिए भी आ रहा है कि गाने तो हैं ही, लेकिन हमारे बहुत सारे साथियों ने भी ढेर सारी शुभकामनाएं दी है दही हांडी की, और बहुत सारे चित्र भी भेज रहे हैं GIF जो होता है ना तो उसमें भी बड़ा मजा आ रहा है देख देख के कि भाई क्या है। और इसके साथ साथ सलाद की ढेर सारी फोटो भी भेज रहे हैं, तो बस दिल कर रहा है कि सलाद खा लिया जाए, लेकिन फिलहाल तो हम कुछ और करेंगे ना। बिल्कुल, सखी विशेष एथलीट शैली सिंह की हम बात करेंगे। शैली सिंह लंबी कूद की भारतीय एथलीट हैं और शैली अपनी आयु वर्ग में जूनियर राष्ट्रीय लॉन्ग जंप चैंपियन है। वो अंडर 18 वर्ग में दुनिया की शीर्ष 20 लंबी कूद की एथलीटों में गिनी जाती है और अंडर 18 कैटेगरी में उनके नाम लंबी कूद का राष्ट्रीय रिकॉर्ड दर्ज है। देखिए शैली अभी केवल 17 वर्ष की है ना? क्या क्या कमाल कर दिया। सलाद जरूर खाती हूँ मुझे लगता है ना। बिल्कुल। अब देखिए रेणु जी, हम बार बार सलाद की बात कर रहे हैं। क्या है, 1 से 7 सितंबर जो होता है ना, वो राष्ट्रीय पोषकता सप्ताह होता है, यानी कि कल से शुरू हो रहा है, तो हमने आज से ही थोड़ी उसकी तैयारी शुरू कर दी है। भाई, क्योंकि काटने में बहुत समय लगता है। लेकिन हम जब बात कर रहे हैं शैली सिंह की, तो जैसे कि तुमने बताया कि इनका जो जन्म है, हम बता दें 7 जनवरी 2004 को हुआ, और अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप की जो रजत पदक विजेता रही हैं शैली सिंह। तो हमने बड़ी उस समय भी तारीफ की, बहुत बधाई भी दी। और अभी ज्यादा दिन की बात नहीं है, 23 अगस्त की ही बात है, लेकिन जो है इनकी कहानी कोई बहुत आसान नहीं है। थोड़ा बहुत हमने संक्षेप में बताया था, लेकिन फिर भी हम बताना चाहेंगे कि ये पहली बात तो इन्होंने रजत पदक तो जीता, लेकिन सिर्फ 1 सेंटीमीटर से ये गोल्ड जीतने से रह गई। और वैसे तो इन्होंने इतिहास रचा, लेकिन हाँ, अगर गोल्ड मेडल जीतती तो दूसरा इतिहास होता। लेकिन फिर भी अभी भविष्य बहुत उज्जवल है और ये उम्मीद है कि ये आगे जरूर और अच्छा करेंगे। हाँ, और इन्होंने इस बात के संकेत भी दिए हैं कि मैं बहुत आगे करना चाहती हूँ। अभी शुरुआत है और थोड़ी छोटी मोटी गलतियां उसमें होती है, लेकिन जब हम ओलंपिक की या ऐसे बड़े खेलों की जब बात करते हैं तो वहाँ छोटी सी गलती भी बहुत बड़े मायने रखती है। तो लेकिन ये आगे बढ़ने की इच्छुक हैं और हमें उम्मीद है कि ये बढ़ेंगी। और शैली के लिए उत्तर प्रदेश के झांसी से नैरोबी तक का जो सफर है वो कतई आसान नहीं था। उनके इस संघर्ष और सफलता में उनकी माँ विनीता का भी बहुत बड़ा हाथ है। शैली अपने परिवार की पहली खिलाड़ी हैं जिन्होंने खेलों को अपनाया। जी हाँ, और आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। इसके बाद भी ट्रैक एंड फील्ड में करियर बनाने के लिए माँ का प्रोत्साहन जो इन्हें मिला, तो बस ये आगे बढ़ गई। और विनीता ने बताया है कि एक बार अखबार में देखा और शैली को चयन के ट्रायल के बारे में बताया। माँ ने मतलब प्रोत्साहित किया, खुद देखा विज्ञापन को और कहा, और इस तरह से शैली का खेल का सफर शुरू हो गया। तो हमारी जो माताएं बहनें सुन रही हैं कार्यक्रम को, तो समझ जाएं कि हम इशारा क्या करना चाह रहे हैं आपको, है कि ना? माता पिता का जो प्रोत्साहन होता है बच्चों के लिए, वो एक मील का पत्थर साबित हो जाता है। जब उनका भविष्य आगे बढ़ता है, मतलब किसी एक मकाम पर वो चले जाते हैं, तब वो जो छोटी सी बात होती है ना, वो बहुत बड़े मायने उस समय रखती है। विनीता ने शैली समेत 3 बेटियों को अकेले पाला है, यानी कि ये 3 बहनें हैं और अकेली माँ ने ही इनका भरण पोषण किया है। और वो सिलाई का काम करती है और शैली के पास पहनने के लिए जूते भी नहीं थे शुरुआत में, जब इन्होंने इसकी दौड़ने की शुरुआत की थी तब। लेकिन माँ ने कभी बेटी को हताश नहीं होने दिया, हिम्मत नहीं हारी। बिल्कुल, तो ये माँ का जो संबल था वो साथ साथ चलता रहा और इस तरह से शैली का लखनऊ स्थित स्पोर्ट्स कॉलेज में चयन हुआ। जैसे कि वो आगे बढ़ती रहीं, लेकिन उनको बड़ा ब्रेक तब मिला जब वो 14 साल की थीं और एक जूनियर नेशनल इवेंट में भारत की स्टार लॉन्ग जंपर रही अंजू बॉबी जॉर्ज के पति रॉबर्ट बॉबी जॉर्ज की उन पर नजर पड़ी और उन्होंने इनकी प्रतिभा को देखा, पहचाना और मौका दिया। बिल्कुल, रॉबर्ट ने खुद अंजू को कोचिंग दी थी, लिहाजा उन्हें पता चल गया था कि झांसी की इस नई रानी में कुछ खास है। उन्होंने शैली को बेंगलुरु में मौजूद अंजू बॉबी जॉर्ज अकेडमी ट्रेनिंग के लिए बुलाया और वहां उन्होंने भर्ती किया। और कई बार जूनियर लेवल पर नेशनल रिकॉर्ड तोड़ चुकी हैं और अंडर 18 की कैटेगरी में नंबर 1 लॉन्ग जंपर हैं और माना जा रहा है कि वे अपने आने वाले दिनों में कई रिकॉर्ड और नए बनाएंगी, पुराने तोड़ेंगी और देश के लिए जरूर जो हम चाह रहे हैं कि बार बार स्वर्ण पदक जीतेंगी और लेकर आएंगी। बिल्कुल, लॉन्ग जंप में स्पीड और स्ट्रेंथ काफी मायने रखता है और शैली के पास बेहतरीन स्पीड है और कहा जा रहा है कि जैसे जैसे वो बड़ी होंगी उनका स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा और वो ऊंचे मकाम हासिल कर सकती, ऐसी संभावनाएं नजर आ रही हैं। हालांकि इसके लिए उन्हें मेहनत तो करनी पड़ेगी।
बिल्कुल बिना मेहनत को तो कुछ भी नहीं मिलता। और जब जमा के कदम रखा जाता है तो जाहिर है कि मंजिल खुद ब खुद कदमों में चली आती है। और इस तरह से जो उनका हौसला है कि स्वर्ण पदक जीतूंगी तो जाहिर है जीतेंगी। हम सबकी ढेर सारी शुभकामनाएं शैली सिंह के साथ है और हम सब पूरे देशवासियों की नजर आपके ऊपर है शैली। और जो मेडल उन्होंने जीता उसके लिए हम उन्हें हार्दिक बधाई देते हैं एक बार फिर। मैंने नहीं तो कैसी है ये दीदी भला आँख में चोली, दाई आँख बंद की बाई आँख खोली। पकड़ गए तुम छोड़ो बहाना, अब मैं छुपूंगी मुझे ढूंढ के लाना। छुपा छुपी खेले आओ, छुपा छुपी खेले आओ, छुपा छुपी खेले अब मेरी बारी है, देखो बेईमानी नहीं करना। हाँ खेले
रेणु जी, तो खेल का क्या महत्व होता है हमारे जीवन में, ये हम सभी ने अब जाना है। पहले लोग ऐसा कहते थे कि भाई खेलने से जो है समय व्यर्थ होता है, कुछ फायदा नहीं है, लेकिन अगर इसके महत्व को समझा जाए तो पता चलेगा कि खेलने से हमारे शरीर की जो है व्यायाम हो जाता है और वो उससे दिमाग को भी बहुत आराम मिलता है, बहुत आराम मिलता है, यानी आप तनाव मुक्त हो जाते हैं, बाकी सर जो भी झंझट है वो एकदम से निकल जाता है और दूसरे तरीके के तनाव आ जाते हैं कि जीतना है हाँ, और लेकिन वो क्षणिक होता है, ये अच्छी बात है। और जब हम खेलते हैं तभी हमें पता चलता है कि कौन सा ऐसा खेल है जिसमें हम थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं या महारत हासिल कर सकते हैं। और ऐसा हुआ है कि खेल खेल में पता चला कि ये तो दौड़ती बहुत अच्छी है, या फिर इसके अंदर चेस खेलने की बहुत अच्छी क्षमता है और वो उस खेल में बहुत आगे तक बढ़े हैं, यानी कि कभी-कभी तो वो करियर बन जाता है। और कहीं ना कहीं अब देखो ना, जैसे हम लोग नाम ले रहे हैं अपनी बच्चियों की जो जिन्होंने पदक जीता है, तो कितनी बड़ी बात है, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह से नाम होता है। और करियर की जब बात आती है तो आज का जो दिन है हमारा खास, इसमें हम बात करते हैं करियर की। तो ग्रामीण प्रबंधन में क्या क्या संभावनाएं हैं, इसको भी तलाशा जा सकता है। और सीधा संबंध, जैसे कि हम तो जानते ही हैं कि हमारा देश जो है वो ग्रामीण प्रधान है, तो जाहिर है कि इसमें ज्यादा संभावनाएं हैं। बिल्कुल, अर्थव्यवस्था से संबंधित है ये, और इसलिए इसका प्रबंधन भी जरूरी है। इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र को देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार किया जाता है। और ग्रामीण प्रबंधन का पाठ्यक्रम बताता है कि किस प्रकार से ग्रामीण संसाधनों का कुशलता पूर्वक अगर उपयोग हमें करना चाहिए ताकि हम इनका अधिकतम फायदा उठा सकें। यानी कि बहुत संभावनाएं हैं। और इसका पाठ्यक्रम मुख्यतः जैसे कि तुमने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, यहाँ जो भी चीजें हैं उनका कैसे हम अधिकतम उपयोग कर सकें। तो इसमें ग्रामीण विकास, उसकी योजना बनाना, आयोजन करना, निर्देशन देना, सहकारी कृषि व्यवस्था को देखना, वित्तीय संस्थाओं और संबद्ध क्षेत्रों के नियंत्रण के अध्ययन को सबको समावेशित करता है। ये सारी चीजें मिलाकर एक प्रबंधन बनता है। और इसके ज्यादातर जो कोर्स हैं उसको इस तरह बनाया गया है कि पढ़ाई गई चीजों को एक मतलब प्रशिक्षण के माध्यम से, सर्वेक्षण के माध्यम से और केस स्टडी करके कितनी सफलता मिली है किस क्षेत्र में, और ग्रामीण लोगों को आपस में मिला जुलाकर उनके पारस्परिक व्यवहार द्वारा वास्तविक जीवन में किस तरह से उसको लागू किया जा सके और कैसे विकास की ओर बढ़ा जा सके, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। यानी केवल बातें नहीं बल्कि काम। काम करने से हमें ये पता चलेगा कि भाई यहाँ क्या क्या संभावना है और किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है। और ग्रामीण प्रबंधन यानी कि रूरल मैनेजमेंट के लिए डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज देश के विभिन्न संस्थानों में चल रहे हैं। और इनमें मुख्य रूप से MBA इन रूरल मैनेजमेंट, मास्टर ऑफ रूरल मैनेजमेंट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम इन रूरल मार्केटिंग, ये ज्यादा लोकप्रिय है, लोग इनमें ज्यादा जाते हैं, ज्यादा रुचि लेते हैं। वैसे भी आजकल मार्केटिंग का जमाना है, आपको सब कुछ आता हो लेकिन अगर मार्केटिंग नहीं कर सकते तो वो बात नहीं बनती। तो इन सारी जो कोर्सेज हैं उससे संबंधित संस्थान द्वारा संचालित प्रवेश परीक्षा होती है, साक्षात्कार होता है, फिर आपका ग्रुप डिस्कशन होता है और उसके बाद आपका चयन होता है। इन प्रवेश परीक्षाओं में शामिल होने के लिए प्रतियोगी को किसी भी विषय में स्नातक या समकक्ष होना चाहिए। कुछ संस्थान जो है पत्राचार द्वारा भी कोर्सेज करवाते हैं, यानी कि अगर आप किसी व्यवसाय में हैं तो भी इसको आप कर सकते हैं, घर बैठे भी कर सकते हैं इसको। और इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए निजी तौर पर बहुत सी स्किल्स के साथ साथ कुछ ऐसी अनिवार्य योग्यताएं हैं जिन्हें अपने अंदर विकसित कर आप करियर को ऊंचाई दे सकते हैं। सफल होने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने की इच्छा होनी चाहिए और साथ ही साथ उत्सुकता भी होनी चाहिए। और आपको कोई स्किल्स जो है वो बढ़ानी चाहिए, जैसे कि बातचीत की कला हो, स्थानीय रीति रिवाजों के प्रति आप संवेदनशील हो, विभिन्न प्रकार के लोगों में घुल मिल जाए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उनके साथ मिलकर हम उतनी अच्छी तरह से काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो ये समझेंगे कि ये कुछ अलग कैटेगरी के लोग हैं, इन तक हमारी पहुंच नहीं है। और कहीं ना कहीं विश्वास की भी कमी रहती है जब आप उनकी भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, उनकी चीजों को जानते नहीं है, तो उनके रीति रिवाजों को जाने, उनकी भाषाओं को जाने, लोक परंपराओं को जाने। कभी कभी अगर आपको लोकगीत वहां के अगर आ रहे हैं तो उनको सीखें, तो कुछ इस तरह से आप घुल मिल जाएं कि उनको पूरी तरह से विश्वास हो जाए कि ये वाकई हमारे लिए कुछ करना चाहते हैं, हम में से कोई एक है और ये हमारे लिए कुछ कर सकते हैं। इस तरह से प्रबंधन कोर्सेज की तरह यहाँ पे भी होता है, जैसे कि बाकी चीजों के साथ साथ विश्लेषण की आप में क्षमता होना चाहिए, नेतृत्व का भी गुण हो तो बहुत अच्छी बात है, समस्या निष्पादन आप कर सके बहुत अच्छी तरह से, तो जाहिर है हर व्यक्ति चाहता है ऐसा व्यक्ति मिले जो उसकी समस्या का निपटारा तुरंत कर दे। और छात्रों के लिए इस क्षेत्र में आकर्षक और चुनौतीपूर्ण करियर के अनेक अवसर उपलब्ध हैं, जैसे परचेज, मार्केटिंग, फाइनेंस,
सिस्टम, मानव संसाधन, सामान्य प्रबंधन और प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, ये सब तरह तरह के कोर्सेज हैं और इस तरीके की चीजें हैं इसमें। बिल्कुल। और इस क्षेत्र के छात्र सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही संस्थानों में मैनेजर, नीति निर्माता, विश्लेषक, शोधकर्ता, सलाहकार के रूप में कार्य कर सकते हैं। यानी इतने पद हैं जहां पर आप जा सकते हैं या इतनी तरह के काम हैं जो कर सकते हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले बैंक भी इस क्षेत्र के विशेषज्ञों को बतौर प्रबंधक नियुक्त करते हैं और कई स्वयंसेवी संगठन अपने यहाँ ग्रामीण प्रबंधक के रूप में ऐसे लोगों की नियुक्ति भी करते हैं जो गांवों में विकास की योजनाओं को आमली जामा पहना सके। यानी योजनाएं केवल बनाना ही काफी नहीं है, बल्कि उन्हें लागू करना और किस तरह से लागू करना ताकि उनकी सफलता की उम्मीद ज्यादा हो, ऐसे लोगों की जरूरत होती है। बिल्कुल, तो उनको लागू करवा सके, एक कड़ी की तरह पे काम करते हैं। और योग्य उम्मीदवारों के लिए तिलहन, दुग्ध उत्पादन, गन्ना उत्पादन समितियों जैसे क्षेत्र में रोजगार के अवसर हैं। और ग्रामीण प्रबंधन में स्नातक के बाद आप सरकारी गैर सरकारी संगठनों के साथ, जैसे तुमने बताया कि आप कुछ रिसर्च भी कर सकते हैं, वहाँ बहुत सारी ऐसी एडवाइजरी कमेटी होती हैं, उसमें कंसल्टेंसी का भी कार्य कर सकते हैं, लोगों को आप राय आदि दे सकते हैं। इसके अलावा आप अपना एक एनजीओ भी खोल सकते हैं, यानी गैर सरकारी संस्थान भी आप खोल सकते हैं जो समाज सेवा की तरह कार्य करे। और ग्रामीण मैनेजर ताजे और प्रोसेस्ड उत्पादों, बीजों, उर्वरकों, जानवरों के चारे, पशु चिकित्सा उत्पादों और यंत्रों की सप्लाई करने वाले उद्योगों या कंपनियों में भी नौकरी पर रखे जाते हैं। तो इस तरह से ऐसी कंपनियों में भी आप कहीं भी मैनेजर के पद पे या किसी और तरह के कार्य को आप कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे संस्थान हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आणंद गुजरात में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी गाजियाबाद में है, और इसी तरह से जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विसेज रांची में है, और इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हैं नई दिल्ली में जो है, और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी में भी ये संस्थान है जो आप जहां से आप इस तरीके के जो है कोर्सेज कर सकते हैं। और इसके अलावा आप जहां रहते हैं उसके पास में कौन सा संस्थान है, उसकी थोड़ी सी आप इंटरनेट पर खोजबीन करेंगे तो पता चल जाएगा और वहां से आप ये कोर्स कर सकते हैं। फिलहाल हम गीत सुनवा सकते हैं आपको। गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे। उस पर रूप तेरा सादा, चंद्रमा जो आधा आधा जवां रे। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे, आके यहाँ रे। पाँव में पायलिया पहना दूं, कुहू गाती कोयलिया को फूलों का गहना दूं। यही घर अपना बनाने को पंछी करे देखो, तिनके जमारे, तिनके जमारे। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे, आके यहाँ रे।
झरते हुए झरने मन को लगे हरने, ऐसा कहाँ रे, ऐसा कहाँ रे। उस पर रूप तेरा सादा, चंद्रमा जो आधा, आधा जवारे, आधा जवारे। जान को ऐसे कोई नहीं अपनाता, तुम लोगों से जुड़ गए जैसे जन्म जन्म का नाता। अपनी धुन में मगन डोले लोग यहाँ बोले, दिल की ज़बारे, दिल की ज़बारे। गोरी तेरा काम बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे। उस पर रूप तेरा सादा, चंद्रमा जो आधा, आधा जवारे। रेणु जी, अगर गांव का प्रबंधन अगर ठीक हो तो गांव देखिए कितने प्यारे लगते हैं, है ना। ये बात तो है। तो भाई इसीलिए हमने कहा कि आप थोड़ा सा गांव के प्रबंधन की ओर जाएं और देश के विकास में अपना योगदान भी दें, और जो भी वहां पर संभावनाएं हैं उसका भरपूर मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए। और जाहिर है कि इस तरह से हम कुछ तो कर सकते हैं ना। बिल्कुल। और हम ये भी कर सकते हैं कि हमारा जो भोजन है उसके बारे में थोड़े से सतर्क हो जाए। और जब सतर्कता हम बरतेंगे तो स्वास्थ्य खराब होने की संभावना जरा कम हो जाती है। तो संतुलित भोजन जिसको कहते हैं कि भाई सब कुछ हमारे भोजन में होना चाहिए, ऐसा माना जाता है। लेकिन कई बार लोग सोचते हैं संतुलित का मतलब क्या होता है। तो संतुलित का मतलब ये होता है कि आपके भोजन में सारी वो चीजें थोड़ी थोड़ी शामिल हो कि जिससे आपके जो शरीर की जो पूर्ति है, जिन जिन भी तत्वों की जरूरत होती है उनकी पूर्ति होती रहे। तो ये है संतुलित भोजन। संतुलित भोजन है, यानी कि ऐसा नहीं कि आपने केवल दाल चावल खा रहे हैं तो दाल भात ही खाएं, उसके संग रोटी भी होना चाहिए, हरी सब्जी होनी चाहिए, थोड़ा सा स्वाद के लिए कुछ और भी आप कर सकते हैं, लेकिन इन सब चीजों का होना अति आवश्यक है। हाँ, दही ले ले, छाछ ले ले, है ना, दही छाछ लें। और सलाद की जो हम बात कर रहे हैं, यानी कि एक दिन में आप कम से कम एक चीज ऐसी फल सब्जी कच्ची जरूर खाएं। और खास तौर से सब्जी की अगर हम बात करें तो सलाद की बात इसीलिए करते हैं कि एक चीज आपको कच्ची खानी ही चाहिए। बिल्कुल। और अगर उसमें भी कई रंग हो तो क्या बात है। हाँ, जितने कहते हैं कि जितने रंग सब्जियों और फलों के होते, जितनी मात्रा में हम लेते हैं तो उतनी ही हमारी जिंदगी भी रंगीन बनती है। क्या बात है। हाँ, तो और कई लोगों की आदत होती है ना रेणु जी, बस वो कुछ सेलेक्टेड एक या दो सब्जी होती है, रोज वही सब्जी खाना पसंद करते हैं। तो होता क्या है, दूसरी सब्जियों के जो तत्व हैं या दूसरे फलों के जो तत्व हैं वो मिल नहीं पाते हैं उन्हें, और उनके शरीर में कई सारे जो ऐसे तत्व होते हैं जो कम मात्रा में उसकी जरूरत होती है लेकिन होती जरूर है। तो ऐसे तत्वों की कमी हो जाती है और फिर उन्हें कमजोरी लगती है या कई और तरह के उपद्रव भी खड़े होने की संभावना रहती है। और ये भी तो सोचना चाहिए ना कि जिन सब्जियों को आपने छोड़ा है वो कहीं ना कहीं नाराज भी तो हो रही हैं, है ना। क्यों आप उनको छोड़ देते हैं। तो भाई सबको उतने ही प्यार से रखिए, अपनी थाली में सजाइए और उनको ग्रहण कीजिए। और सलाद की जो हम बात कर रहे हैं इसके लिए हमारे साथी ने लिखकर भेजा है कि जब आप अपने भोजन में सलाद को शामिल करते हैं तो इससे आपको कई तरह के पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। शरीर की कार्य प्रणाली जैसे पाचन तंत्र आदि को सुचारू रूप से कार्य करने में सहायता मिलती है। वहीं इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाता है और कई तरह की बीमारियों से छुटकारा मिलता है। आप सलाद को बेफिक्र होकर खा सकते हैं क्योंकि इसमें कैलोरी बहुत कम होती है। ये शरीर को ऊर्जावान बनाए रखने में सहायक साबित होता है। वजन घटाना चाहते हैं तो अकेले सलाद का जायका आपके लिए बेहतर तरीका है और भोजन के साथ तो ले ही लिया करें। क्या बात है। और सलाद में जो है फाइबर की मात्रा मुख्य रूप से होती है, रेशा जिसको बोलते हैं, वो बहुत मात्रा में होता है। तो वो हमारे पाचन संस्थान के लिए भी बहुत अच्छा होता है और इससे मल का निष्कासन बहुत अच्छी तरह से हो जाता है, यानी कब्ज की शिकायत नहीं रहती है। इसलिए हमें सलाद का उपयोग जरूर अपने खाने में करना चाहिए। इसके अलावा क्या होता है, सलाद में कई प्रकार के विटामिन भी होते हैं, अच्छा स्रोत होता है
उसका। तो विटामिन जो होते हैं वो भी हमारे शरीर के आंतरिक टूट फूट की मरम्मत के लिए जरूरी होते हैं, इसलिए भी हमें सलाद खाना चाहिए। और हमारे जो साथी ने जिसका हमने अभी पढ़ा था, वो लगभग उन्होंने अपनी बातों को में सारी चीजों को समाहित कर लिया। और आपने जैसे लिखा कि प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, वहीं पर खनिज लवण की भी आपूर्ति हो जाती है सलाद से, जो कि पहले तुमने कहा ना बहुत कम मात्रा में जरूरत होती है, लेकिन होती है जरूरत। तो जो लवणों की जरूरत होती है हमारे शरीर में, ये सलाद से ही पूर्ति इसकी होती है। और इसी के साथ साथ बहुत सारी चीजें की जो हानिकारक हमारे शरीर में पदार्थ होते हैं, उनके दुष्प्रभावों को भी सलाद कम कर देता है। यानी उसको निकाल देता है शरीर से, ताकि उसका प्रभाव आपके ऊपर ना हो। और सलाद जो है वो भोजन में कार्बोहाइड्रेट की अनावश्यक अधिकता को भी कम करता है। यानी कि हम बहुत सारी रोटी या बहुत सारी चावल खा लेते हैं, तो बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में जमा हो जाता है, तो उससे क्या होता है कि मोटापा आ जाता है। तो इसलिए अगर हम सलाद खाएंगे, यानी भोजन से पहले अगर हम सलाद खा लेंगे, तो हमारा आधा पेट उससे भर जाएगा। तो होगा ये कि हम रोटी कम खाएंगे, चावल कम खाएंगे, तो मोटापे से भी बचे रहेंगे। तो इसके लिए गाजर, टमाटर, प्याज, ककड़ी, चुकंदर, इन चीजों को हमारे भोजन में हमें शामिल जरूर करना चाहिए। और एक पके हुए जो भोज्य पदार्थ होते हैं, खाद्य पदार्थ हैं, उनसे ये जो कच्चे वाले होते हैं, जैसे अब ये सारी चीजें तो है ही इसमें, जैसे हरी धनिया है, नींबू है, ये हरी मिर्च है, और इससे जैसे बताया तुमने गाजर, टमाटर, प्याज, ये सब है, इन सब से एक ताजगी का एहसास होता है, क्योंकि इनको हम पकाते नहीं हैं। तो जब इनका हम इस्तेमाल करते हैं तो बड़ा ताजापन सा लगता है ना? तो वो एहसास भी आप उसका मजा भी ले सकते हैं, और वो कहीं ना कहीं मन को भी खुश करता है। इसके साथ साथ ये तो हो गई बड़ी अच्छी बात इसमें, लेकिन बहुत सारी अच्छाइयां हैं, लेकिन कुछ सावधानियां बहुत जरूरी है, क्योंकि हम चूंकि इसे कच्चा खाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि बहुत अच्छी तरह से धोएं। और कभी कभी हम नल के पानी से धोते हैं, तो आप सोचिए कि वो जो नल का पानी है वो उसमें लगा रह गया, तो बेहतर है कि जो हम पीने वाला पानी, हमारा फिल्टर पानी है, जो भी इस्तेमाल करते हैं, उससे एक बार अंत में जरूर धो लें, ये जो चीजें हम कच्ची खाते हैं, है ना? तो गंदगी और ये सारी चीजें दूर रहनी चाहिए, नहीं तो ये फायदे के बजाय नुकसान भी कर सकते हैं। बिल्कुल। और इसके अलावा एक सावधानी और रखनी चाहिए कि सलाद हमेशा ताजा खाना चाहिए। कई बार होता क्या है कि खाना पकाया और उसके बाद में वो काट करके रख देते सलाद को, और 1 घंटे बाद जब खाना खाने बैठेंगे तब वो, और कई लोगों को तो ठंडा अच्छा लगता है, तो वो काट करके उसे फ्रिज में रख देते हैं, और उसके बाद जब खाने बैठते हैं तो वो ठंडा ठंडा सलाद उन्हें अच्छा लगता है। लेकिन सलाद के मामले में ये बात थोड़ी ठीक नहीं है। हमें ताजा काटा हुआ सलाद ही खाना चाहिए। जब आप खाना खाने बैठ रहे हैं, उसी समय टमाटर, प्याज, ककड़ी, इन सब चीजों को उसी समय काटे और ताजा खाएं, अन्यथा इसका वो फायदा आपको नहीं मिलेगा। और वैसे भी ठंडा तो रहता ही है, अगर क्योंकि हम इसको गर्म तो करते नहीं है, तो फिर उससे ज्यादा ठंडे की क्या जरूरत है भाई? एक प्रश्न तो मेरे मन में आ रहा है, तुमने कहा फ्रिज में रखा हुआ, तो बेहतर है कि आप जो ठंडी चीज है उसको ही ठंडा खाएं। ये सामान्य जो कमरे के तापमान पर रहता है, रूम टेम्परेचर जिसे कहते हैं, उतने पर ही खाएं। और वैसे भी ताजे कटे हुए जो भी चीजें होती हैं, वो अपने आप में बहुत ठंडी ठंडी होती हैं। देखो खीरा वैसे भी जैसे हम आंख पर रखते हैं, कितनी ठंडक देता है, तो ठंडा तो है ही। तो इसको आप, जैसे कि तुमने अभी कहा मंजू, वैसे हम अपने साथियों से कहेंगे इसको बिल्कुल ताजा ताजा काट कर खाएं। और सलाद को सुबह और दोपहर के खाने में खाना चाहिए। शाम के समय जहां तक हो सके सलाद को थोड़ा सा हमें अवॉइड करना चाहिए, कि ना खाए तो अच्छा है, क्योंकि इसका जो फायदा है वो ज्यादा सुबह और दोपहर के समय होता है। शाम को इसका उतना फायदा नहीं होता। कई बार क्या होता है, जैसे मौसम ठंडा होता है और आपने कहा कि खीरा भी बहुत ठंडा होता है, तो वो शाम के समय खाने से हो सकता है कि थोड़ा नुकसान हो। इसके लिए दोपहर के भोजन में इसे शामिल करें। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह, और जो तन मन में हो रहा है ये तो होना ही था। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह, और जो तन मन में हो रहा है ये तो होना ही था।
धड़कने हुई जवां, वक्त भी है मेहरबान, फिर ये कैसी दूरियां, बोलो 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 बोलो। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह, हो एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह, और जो तन मन में हो रहा है ये तो होना ही था। गाना सुनते हुए रेणु जी मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे सलाद ये कह रहा हो कि एक मैं और एक तू, हम दोनों जब मिलेंगे तो खाना कंप्लीट हो जाएगा। हो जाएगा। तो भाई हम यही चाहते हैं कि आप कंप्लीट खाना खाएं और स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और यूं ही मुस्कुराते रहें। हाँ, है ना? और जीवन भी कंप्लीट होना चाहिए। किस तरह से कि कई बार क्या होता है रेणु जी, हमारा एक ही तरह का रूटीन चलता रहता है, बस वही रटी रटाई जिंदगी कि यही काम है, बस सुबह उठो ये काम करना है, फिर थोड़ी देर आराम करो, चाय पीना है, नाश्ता करना है, फिर थोड़ा भोजन बना के फिर खा के थोड़ा आराम करना है, और फिर बस सुबह शाम को उठ करके फिर वही क्या बना है सोचें और दिन पूरा हो जाता है। तो इस तरह से एक जो केवल एक फिक्स जो रूटीन होता है उस पे अगर हम चलते हैं, नया कुछ सोचते नहीं है या नया कुछ करते नहीं है, तो जीवन में बोरियत आने लग जाती है। तो इस बोरियत को खत्म करने के लिए हमें ऐसा लगता है कि भाई हमारी जिंदगी तो बहुत ठहरी हुई है, कुछ आगे बढ़ ही नहीं रही है, बस रोज का वही काम है, रोज वही करना है। और हम देखेंगे कि उनका जो मूड होता है वो भी कुछ इसी तरह का होता है। जब भी उनसे बात करो तो कुछ निराशाजनक बातें ही वो करेंगे, अरे क्या रखा है जिंदगी में, बस ठीक है, चल रही है, कट रही है, इस तरह की बातें वो करते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में नवीनता रहे या जिंदगी थोड़ी सरपट आगे दौड़े और खुशी हो जीवन में, तो कुछ नया करने के बारे में हमें जरूर सोचना चाहिए और इस पर चर्चा भी करते रहना चाहिए। कहीं ठहर तो नहीं गई जिंदगी, हाँ मेरी जिंदगी ठहर गई है। जिंदगी की दौड़ में हाँ मैं दौड़ नहीं पाया जिंदगी में, इसीलिए मेरी जिंदगी ठहर गई है। ठहरना एक पड़ाव हो सकता है पर जिंदगी कभी ठहर नहीं सकती। कभी ना कभी वो दौर समाप्त होगा और फिर मैं दौड़ लूंगा उसी रफ्तार से, फिर मैं कहूंगा हाँ मेरी जिंदगी कभी ठहर नहीं सकती। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथी ने लिखकर भेजा, लेकिन हम भी उन्हें धन्यवाद देते हैं कि वाकई बहुत उम्दा ये पंक्तियां आपने लिखी हैं। और ये जो दौड़ने की बात लिखी, लेकिन इसके लिए प्रयास पहले हमें करना होगा, तब आप दौड़ सकेंगे। अगर रटी रटाई जिंदगी के साथ चिपक करके बैठ जाएंगे तो फिर ये दौड़ना जरा मुश्किल हो जाएगा। और कई बार क्या होता है, हम बड़े पूर्वाग्रहों में फंसे रहते हैं, किसी चीज के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी काम के बारे में, एक जो हमारी पुरानी सोच होती है हम वही चिपक के रह जाते हैं। ये व्यक्ति ऐसा है और ऐसा ही है, ये काम तो बस इसी तरीके से हो सकता है, किसी नए तरीके से नहीं हो सकता। यानी कि जैसे कि खासतौर से हमारी बहनें कहती हैं, अरे घूमने कैसे जाए, इस समय तुम्हारा कपड़ा धोने का समय है। हाँ। अरे भाई आज उसको मुलतवी कर दीजिए ना, कुछ और नया सोच लीजिए। कुछ अगर मन है तो निकल लीजिए घर से, जरूरी थोड़ी है कि सुबह 10 बजे कपड़े ही धुलने हैं। हाँ, है ना? तो यही बात है कि जीवन में थोड़े से जो नए तौर तरीके आते रहते हैं, तो उन नए तौर तरीकों को हमें अपनाना चाहिए, क्योंकि नया जो आता है वो हमारी सुविधा के लिए आता है, लेकिन हम बस
उन पुरानी चीजों में जब अटके रहते हैं तब बात फंस जाती है। हाँ। और हम सोचते हैं कि अरे अब क्या करें, ये तो बस ऐसा चल रहा है, अब और नहीं होता है, नहीं होता लेकिन है। नया और जैसे कहा ना कि हाँ आप कपड़े धोने का समय बदल दीजिए, इसका मतलब नहीं कि आप उसे छोड़ दीजिए, बल्कि थोड़ा आगे पीछे कर लीजिए। कभी पहले घूमने का कर लीजिए कार्यक्रम, रात में कपड़े धुल जाएंगे, और भी बहुत सारी चीजें हैं। और वैसे भी कहते हैं ना कि पुराने को आप अलविदा कहें और नए का स्वागत करें, और इस तरह से उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहते हैं भैया टाटा बाय बाय, तो कुछ नया कर लें। और इस तरह से करने के लिए बहुत जरूरी है कि जब आप एक थोड़ा सा मूल्यांकन करेंगे, आप देखेंगे कि हम उसमें क्या कर सकते हैं। वही 24 घंटे हैं, काम भी आपको वही सब करने हैं। हम नहीं कहते कि कुछ आप अतिरिक्त काम करें या अपने कामों को खत्म कर दें या कुछ छोड़ दें। उन्हीं को थोड़ा सा मूल्यांकन आप करेंगे तो थोड़ा आगे पीछे कर लेंगे, है ना। और यहाँ पर एक बात मुझे याद आ रही रेणु जी, कि जब महिलाएं थोड़ी बड़ी हो जाती है, उनके बेटों की शादियां हो जाती है, तो बहू घर में आती है, तो होता क्या है, बहू अपने नए तौर तरीकों के साथ आती है, लेकिन सास कई बार उन नए तौर तरीकों के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाती। वो कहती कि नहीं, हम तो जिंदगी भर इसी तरीके से करते आए हैं काम, अब ये नया तरीका हम नहीं अपना सकते। और जब इस तरह की सोच हमारी होती तब भी हमें ऐसा लगता है कि जिंदगी ठहरी हुई है। तो नई जो जनरेशन आती है उसका भी थोड़ा स्वागत करें, उनके विचारों का स्वागत करें, और उनके तौर तरीकों का भी हमें स्वागत करना चाहिए। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने दिमाग की खिड़की को थोड़ा खोल कर रखें। कुछ कहते हैं ना रोशनदान है, उनमें से भी थोड़ी सी धूप, हवा, पानी, ये सब आने दें। हो सकता है कि कुछ आपको तरोताजगी दें ये। बिल्कुल। तो बेहतर है कि जैसे तुमने कहा ना कि उनको मौका दें, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप मूल्यांकन करें। हम नहीं कहते कि आप उसको जैसा है वैसा ही स्वीकार कर लें, आप एक बार तौल कर देखें। तो हो सकता है कुछ अपना लगा के आप उसमें कुछ नए लगा कर कुछ नया निकल कर आएगा, तो कुछ और बेहतर जिंदगी हो जाएगी। बिल्कुल, हो सकता है कि काम और आसान हो जाए, जो नए तौर तरीके हैं उनके माध्यम से कुछ उनके विचार को आप देखें, पहले सुने। तो एकदम से जो नकारने वाली हमारी आदत है उसको छोड़ के हम एक बार सुनने की कोशिश करें। और एक बात की और बार बार हमें लगता है कि उसकी गांठ बांध लेनी चाहिए, प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि जब भी हम किसी को सुने तो पहले रटे रटाए शब्द को, जैसे कि हाँ नहीं आप बहुत सही कह रहे हैं, पहले कह कर तो देखिए इसको, और ये मान कर चलिए कि जो सामने वाला बोल रहा है बहुत अच्छा बोल रहा है, उसके बाद उसका मूल्यांकन करें। तो कभी हो सकता है बेहतर हो जाए। और इसी तरह से जो आप नीरसता वाली जिंदगी की बात हम कर रहे हैं, उसमें एक छोटा सा ब्रेक ले लें, यानी कि उसको बिल्कुल सब चीज को किनारे करके एकदम नई दिशा अपनाएं, नई मंजिल की ओर चलें, और फिर देखें कि हो सकता है कुछ नया मिल जाए। हफ्ते 10 दिन की छुट्टी लें और इन कार्यों को थोड़ा सा विराम दें, और कहीं सैर सपाटे के लिए चले जाएं, किसी से मिलने चले जाएं, किसी के घर चले जाएं, या फिर किसी ऐसे स्थान पर चले जाएं, रमणीय स्थल पर चले जाएं जहां थोड़ा सा मजा आए। तो इस तरह से जब आपके रूटीन में थोड़ा सा बदलाव आएगा तो विचारों में बदलाव आएगा, आपके दिमाग को एक नई खुराक मिलेगी, और फिर आपको लगेगा कि हाँ जीवन अब ठहरा नहीं बल्कि आगे बढ़ रहा है। लेकिन हमारे साथी लिखकर भेज रहे हैं कि कोरोना की वजह से लगता है जिंदगी ठहर सी गई है, पहले जैसे अब कुछ नहीं रहा, ठहर सी गई जिंदगी एक अरसे से, लगता है आज कुछ नया तो होगा, कहीं से मंजिल का पता तो मिलेगा, दिन निकलता है, सूरज वही है, शाम होते ही चंदा वही है। तो बात बिल्कुल सही है आपकी, लेकिन हाँ ये जैसे कहा ना कि अगर हम कहीं नहीं जा सकते तो घर में ही कुछ नया कर लें, और वही डाइनिंग स्पेस पर, डाइनिंग टेबल पर खाना ना खाएं, कुछ नए कमरे की तलाश कर लें, कुछ अलग ढंग से बना लें। तो कुछ इस तरीके से और घर की व्यवस्थाओं को भी थोड़ा बदला जा सकता है रेणु जी। जैसे कि डाइनिंग टेबल यहाँ रखिए, लेकिन थोड़ा बदल कर देखिए कि उस कोने में रख देंगे तो कैसी लगेगी, कुर्सियां यहाँ नहीं बल्कि वहां रखें, तो आपको पता चलेगा कि नहीं यहाँ थोड़ी ज्यादा सुंदरता लग रही है। तो इस तरह से जब हमारे कमरे की व्यवस्था में थोड़ा बदलाव होता है तो दिमाग पर इसका बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और थोड़ी तब्दीली आ जाती है। वहीं पर जैसे कि आजकल वर्क प्लेस, और लोग हमारे साथी लिखते हैं ना कि हमारा वर्क प्लेस यानी ऑफिस भी हमारा दूसरा घर ही है, दिन का अधिकतर हिस्सा यहीं बीतता है, और ये कसर स्मार्टफोन और दूसरे स्मार्ट गैजेट ने भी पूरी कर दी है। घर पहुंचकर भी हमारा दिमाग ऑफिस की मेल, मैसेज और आने जाने वाले जो काम है, असाइनमेंट्स में लगा रहता है। ऐसे में वर्क लाइफ बैलेंस गड़बड़ा जाती है। इसका असर हमारी सेहत और सामाजिक संबंधों पर पड़ता है। तो जरूरी है कि हम जरा रुकें, देखें और समझें क्या जरूरी है। हमारे जीवन में मन शांति और परिवार का साथ एवं विकास, ये प्राथमिकता हमारी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। और एक टाल मटोल की जो प्रवृत्ति है ना, कई बार क्या होता है ना कि हम कामों को टाल देते हैं, हाँ ठीक है ना कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, और इसकी वजह से क्या होता है काम का बोझ बढ़ता चला जाता है। और जब काम एक बार बहुत ज्यादा बोझ के रूप में हमारे सामने आ जाते हैं तब भी हमें ऐसा ही लगता है कि बस अब तो जिंदगी ठहर गई, अब क्या करें आगे, अब आगे बढ़ना जरा मुश्किल है। तो इसके लिए जब जो काम होते हैं उन्हें थोड़े इधर उधर टाइम करके उन्हें निपटा लें। उनका बहुत सारा बोझ आप यानी उसको बोलते हैं ना बैगेज कहते हैं उसे, तो वो आप तैयार ना करें, बल्कि
आज नहीं तो कल कम से कम उसे जरूर कर नहीं, लें। करना तो आप ही को है। हाँ। तो इसके लिए एक बात और बड़ी, दो चीजें बड़ी मजेदार हैं। पहला तो बचपन याद आ जाता है, जब एक दिन आप होमवर्क नहीं करते थे तो किस तरह से बढ़ता चला जाता था और इतनी घबराहट होती थी कि लगता था अब तो कुछ भी नहीं कर सकते, पढ़ाई ही छोड़ दी जाए। तो वो स्थिति ना आने दे। अगर होमवर्क आपका छूट गया है तो उसको आगे 2 दिन का करके उसको पूरा कर लें और मेकअप कर लें उसको। दूसरा एक बात और है कि अगर संख्या बहुत ज्यादा कामों की रुक गई है आपके पास, तो जो छोटे छोटे काम हैं जो जल्दी हो सकते हैं उनको जल्दी जल्दी अगर आप पूरा कर लेंगे तो आपको लगेगा अच्छा 5 काम बाकी था तो 3 पूरे हो गए, तो आपको लगेगा कि आपने ज्यादा हासिल कर लिया, 50% से ज्यादा। बिल्कुल। तो दो ही बड़े बचे। वाले, हाँ, तो 2 ही बचे हैं, तो बड़े वाले कामों को बाद में करें और छोटे छोटे को करके गिनती पूरी करेंगे तो आपके मन को बड़ी राहत मिलेगी और सुकून मिलेगा। और छोटे छोटे कामों को घर के छोटे छोटे सदस्यों को भी बांट देना चाहिए। हाँ, वो जैसे भी करवाएं, आपकी मर्जी है। सब कामों का बोझ खुद पर ही ना ला दें, बल्कि सबको थोड़ा थोड़ा भार सौंपे ताकि आपका बर्डन थोड़ा कम हो। अरे मंजू, ऐसा है ना कि हमारी जो बहनें हैं ना, हम लोग भी बड़े चालू हैं। हाँ। किसी से काम करवाना ज्यादा मुश्किल है, इसलिए सोचते हैं कि खुद ही कर डालें। तो जो बर्डन वाली बात है ना, करवाना ज्यादा बर्डन लगता है, बोझ लगता है, तो उसको ना समझें, करवाएं ताकि हमारे बच्चे भी सीखें और आपका काम भी थोड़ा हल्का हो। और इसी बीच अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें, क्योंकि अगर स्वास्थ्य बिगड़ गया तो काम जो है वो कौन करेगा। इसके लिए जब आपको ऐसा लगे कि थोड़े आराम की आवश्यकता है तो थोड़ा आराम कर लें। हाँ। अगर कोई दिक्कत है तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं, उसके लिए टाल मटोल ना करें, क्योंकि हमारी बहनें ऐसा करती है, हाँ ठीक है हो जाएगा, थोड़े पैर ही तो दुख रहे हैं, थोड़ी कमर ही तो दुख रही है, थोड़ा सिर ही तो दुख रहा है, चलो चल जाएगा ऐसा। और वो होता यह है कि समस्या काफी आगे बढ़ जाती है और उसके बाद पता चलता है कि कोई बड़ी बीमारी हो गई है। हाँ। तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल पहले रखें और खान पान पर ध्यान दें। सबको खिलाना जरूरी है लेकिन आपका खाना भी उतना ही आवश्यक है। बिल्कुल जरूरी है। और जब स्वास्थ्य खराब रहता है तो कहीं ना कहीं मन जो है बहुत कुछ रसमय होते हुए भी बड़ा नीरस लगता है, और जो आसपास का खुशनुमा वातावरण भी है वो भी बड़ा बोझिल सा लगने लगता है। तो इसके लिए मन का खुश रहने के लिए बहुत जरूरी है कि आपका स्वास्थ्य बहुत उम्दा रहना चाहिए और मन खुश तो रखना ही चाहिए। पहली शर्त आपको बता दें कि चीज़ खाना नहीं पकाएगी। अरे इसकी मुझे परवाह नहीं, होटल से खाना मंगा लूंगा। दूसरी ये शर्त है हमारी कि मैं किसी से नहीं लड़ाओगे। अरे दी
दफ्तर बना लूंगा। और चौथी शर्त है हमारी कि दीदी को तुम सारी कमाई दोगे। न रखूंगा मैं कुछ अपने लिए, सब कुछ इन्हें मैं दे दूंगा। साली हो साली होने वाली साली की, जीजा जी होने वाले जीजा जी। और पांचवी शर्त तो सुनिए, दीदी जब भी मैके में जाएगी तो जल्दी वापस नहीं बुलाओगे। अरे घर वाली बिन घबराया दिल, तो साली जी तुमको बुला लूंगा। छठी शर्त तो सुनिए, दीदी की तारीफ में हमेशा नई कविता रोज सुनाओगे। कविता मेरी न भाएगी तो तुलसी के दोहे सुना दूंगा। सातवीं ये शर्त है हमारी कि दीदी बच्चे नहीं खिलाएगी। अरे बीवी को कष्ट न दूंगा कभी, बच्चों को खुद ही संभालूंगा। मेरी भी एक शर्त सुनो जी। अरे बस बस बस, शादी जरा होने तो दो, जो भी कहोगी मैं मानूंगा। बीवी हो बीवी जी, होने वाली बीवी जी, बीवी हो बीवी जी, होने वाली बीवी जी। रेणु जी, कितनी चुहलबाजी से भरा हुआ ये गाना था। तो ऐसी चुहलबाजी घर में चलती रहनी चाहिए ताकि सबका दिमाग जो है वो थोड़ा ठीक हो जाए और थोड़ा मस्ती के रंग में रंग जाए, है ना। और इसके लिए और भी चीजें तो हैं ही, जैसे हम गीत सुनवाते हैं, लेकिन साहित्य भी इसमें बहुत अच्छी दखल रखता है अगर आपको अपना मन खुश रखना है। और साहित्य की अगर बात चलती है तो अमृता प्रीतम का जन्मदिन है, हम उन्हें ढेर सारी याद उन्हें करते हैं, क्योंकि 1919 से लेकर 2005 तक पंजाब के सबसे लोकप्रिय लेखकों में से एक आप हैं। और गुजरावाला में आपका जन्म हुआ, और वैसे तो पंजाबी की ये पहली कवयित्री मानी जाती हैं। लेकिन पंजाबी और हिंदी दोनों में बिल्कुल समान रूप से ये लोकप्रिय रही हैं, और 6 दशक तक इनका लेखन कार्य चलता रहा। तो काफी कुछ इन्होंने लिखा, और इनकी रसीदी टिकट, इनकी एक आत्मकथा है, वो बहुत फेमस हुई थी, लोगों ने इसे बहुत पसंद किया था। बिल्कुल। और जाहिर है कि इन्होंने 100 पुस्तकें लगभग लिखी। उनकी चर्चित आत्मकथा जैसे तुमने बताया, ये तो है ही रसीदी टिकट। उसके साथ शिक्षा भी हुई उनकी, फिर किशोरावस्था से उन्होंने लिखना शुरू किया। कविता, कहानी, निबंध, आपने सब कुछ लिखा। और जाहिर है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार आपको मिला, और विविध पुरस्कार तो आपको मिले ही, और चर्चित भी रही आप, है ना। तो आज उनके जन्म दिवस पर हम उन्हें याद करते हैं। और अब कार्यक्रम का समापन करने का समय हो गया है। रेणु जी, घड़ी की तरफ हमारी नजर गई तो वो तो रुकती नहीं है, टिक 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 आगे बढ़ती रहती है। ने भाई अमृता प्रीतम जी की एक कविता लिखकर छोटी सी भेजी है, पहचान तुम मिले तो कई जन्म मेरी नब्ज में धड़के, तो मेरी सांसों ने तुम्हारी सांसों का घूंट पिया, तब मस्तक में कई काल पलट गए। एक गुफा हुआ करती थी जहां मैं थी, और एक योगी ने जब बाजुओं में लेकर मेरी सांसों को छुआ, तब अल्लाह कसम यही महक थी जो उसके होठों में आई थी। ये कैसी माया, कैसी लीला कि शायद तुम ही कभी वो योगी थे, वही योगी है जो तुम्हारी सूरत में मेरे पास आया, और वही मैं हूँ और वही महक है। हाँ, तो इन्हीं शब्दों के साथ हम विदा लेते हैं। तो रेणु चतुर्वेदी और मंजू द्विवेदी का नमस्कार। सखी सहेली।